कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन या कहें कि दूसरा चरण अपने पूरे शबाब पर है। ऐसे में वैक्सीन से जुड़ी भ्रांतियां हों या फिर वैक्सीन कितनी कारगर है और नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए नए स्ट्रेन को लेकर के, दूसरा चरण जो है कोरोना वायरस कितने हद तक खतरनाक हो सकता है और सावधानियां क्या क्या वो सावधानियां हो सकती हैं जिन्हें मेंटेन करना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन वाई.डी. बड़गैया साहब हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, देखिए कोरोना का अभी जो नया दोबारा आया है इंडिया में, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब भी वायरस म्यूटेट, आप ठीक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्या म्यूटेट हो गया है वायरस? यस, वायरस जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है म्यूटेट होता जाता है। लेकिन ये देखा गया है नॉर्मली कि जब म्यूटेट होता है तो कमज़ोर होता है वो। उसके ये सिद्धांत ये है कि जो वायरस ज़्यादा लोगों को मारता है, वो वायरस उन लोगों की मृत्यु के साथ गायब हो जाता है, वो आगे नहीं फैल सकता है। वायरस चाहता है अपने आप को फैलाना, तो वो वायरस जो कमज़ोर हो जाते हैं, जो मारते नहीं हैं लेकिन बीमार करते हैं, वो बहुत देर तक फैलते हैं, बहुत दिनों तक चलते हैं, बनिस्बत उस वायरस के जो ज़्यादा लीथल है, जो मार डालता है। जो मार डालता है वो वायरस ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो नॉर्मल सिद्धांत ये है और हमेशा ये देखा गया है कि वायरस जैसे जैसे फैलता जाता है म्यूटेट होता है, म्यूटेट होकर के लेकिन कमज़ोर होता है। अब प्रश्न उठता है कि अभी जो वायरस हमारे पास, ये क्या कमज़ोर है और क्या ये म्यूटेट हुआ है? पहली बात, यस, म्यूटेट हुआ है, उसके बहुत सारे सबूत हैं और बहुत सारे स्टेजेस में बहुत तरह से म्यूटेशंस होते हैं वायरस में। स्पाइक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, बॉडी में होता है, सब बहुत तरह के म्यूटेशन। इंडिया में कुछ म्यूटेशंस हुए हैं लेकिन उनको खतरनाक नहीं पाया गया है। और यदि देखें, हम ठीक से एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि पिछली बार के इन्फेक्शन से स्प्रेड तो ज़्यादा हो रहा है पिछली बार से। हमने शायद पिछली बार के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जो 6 महीने में हम 1 लाख पहुँचे थे, अब हम शायद महीने भर में 1 लाख पहुँचे। लेकिन उसके कंपेरिजन में पिछली बार के हिसाब से डेथ कम हो रही हैं। एंड डेथ कम, यदि डेथ वाकई भी कम हो रही है, अल्टीमेटली पता लगेगा हमको आगे कुछ दिनों में। डेथ कम हो रही है, उसका कारण है कि वायरस जो जो नॉर्मल सिद्धांत जो मैं आपसे कह रहा था कि वायरस जैसे जैसे म्यूटेट होगा कमज़ोर होगा, और म्यूटेट होगा और कमज़ोर होगा, और म्यूटेट होगा और कमज़ोर होगा। तो ये जो इंडिया वायरस की स्थिति है, ये भी सुनने में आया विदेशों में, कुछ वायरस का ई प्रोटीन ही म्यूटेट हो गया है। तो उसी के माध्यम से हम एक्चुअली जांच करते हैं आरटी-पीसीआर में। वो वायरस निगेटिव आएंगे आरटी-पीसीआर में, उसके नया टेस्ट डालना पड़ेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी जानकारी में भारत में भी ये समस्या नहीं है। हमारे आरटी-पीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं केसेस, एंड इसलिए थोड़ी सी स्थिति बेहतर है। यदि वो वायरस का वही प्रोटीन म्यूटेट हो जाए जिसकी हम जांच करके पहचान करते हैं कि ये कोरोना वायरस है कि नहीं है, यदि वही गायब हो जाएगा तो कोरोना वायरस रहेगा, हमारे टेस्ट नहीं बताएंगे, उनके नया टेस्ट लाना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा कठिन स्थिति होगी। सर, ऐसे में वैक्सीन कितनी कारगर है, क्योंकि जो वैक्सीन थी वो पहले के वायरस के मद्देनज़र बनाई गई थी, जो पहले वो जो वायरस का स्ट्रक्चर था। अब चूंकि आप बता रहे हैं कि म्यूटेट हुआ है और बदलाव भी हुआ है, तो ऐसे में वैक्सीन कितनी कारगर है? हाँ, हमारे पास जो भारत में 2 वैक्सीन जो उपलब्ध हैं, वो दोनों वैक्सीन्स में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि पर्टिकुलर वायरस के किसी एक प्रोटीन या 2 प्रोटीन बदल जाने से कुछ चेंज हो जाएगा। वैक्सीन्स जो बेसिकली एक्ट कर रही हैं हमारे पास, दोनों कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, दोनों वैक्सीन का काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और मैं नहीं समझता कि ये जो मॉडिफिकेशन, हालांकि इंडिया में कितना मॉडिफिकेशन हुआ है इसका भी बहुत डिटेल स्टडी शायद नहीं हुआ है, हमें नहीं मालूम जितना, लेकिन जितना मालूम है उससे ये लग रहा है कि वैक्सीन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन में कई ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो हमने बनाए हुए उसमें, जब वायरस आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कई जगह डायग्नोसिस नहीं हो पा रही, उसमें शायद वैक्सीन में फर्क पड़ेगा। वो तो आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अब अभी वो स्थिति नहीं आई है, वैक्सीन कारगर रहेंगे। कई तरह की भ्रांतियां हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर के। लोग अब भी कई तरह से बातें निकल करके सामने आ रही हैं, वैक्सीन लगवाएं ना लगवाएं, तो ये भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए? हाँ, एक्चुअली उसमें बेसिक मोटी मोटी बात समझने की ज़रूरत है। वैक्सीन के बारे में भ्रांति है कि कुछ लोग बोल रहे हैं इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं वैक्सीन बनेगा कि वो एंटीबॉडी बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। एंटीबॉडीज़ दो तरह की होती हैं, एक तो होती है टी सेल एंटीबॉडी होती है, एक हमारा IgG हम लोग जो नापते हैं, जो बाज़ार में उपलब्ध है, वो हम नापते हैं IgG, जबकि उसका उतना डायरेक्ट संबंध नहीं है कोरोना से बचाने का जितना टी सेल का है। उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी।
तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी यदि आपको आईजीजी नहीं भी बना है तो भी हो सकता है आपकी बॉडी में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हो और वो कोरोना से आपको बचाएगा। और नॉट ओनली बचाएगा और नहीं बचाएगा, पूरी तरह से नहीं बचा पाता। हमें नहीं मालूम कितना बन रहा है, अभी तो टाइम लगेगा ये सब जानने के लिए, कितना क्वांटिटी में बन रहा है, कितना न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, इसकी स्टडीज़ होनी बाकी है। यदि आपको पूरा नहीं भी बचाएगा तो वो एंटीबॉडी का प्रेजेंस आपके डेफिनेटली फैटल कॉन्सिक्वेंसेस होने से रोकेगा। और आज तक जहाँ तक साइंटिफिक भारत में जो जानकारी प्राप्त हुई है, शायद ही किसी कोरोना जो वैक्सीन लगाया है उनको इन्फेक्शन तो हुए हैं, लेकिन किसी को सीरियस की जानकारी मेरी जानकारी में कम से कम नहीं है। नॉट लाइकली एंटीबॉडी भी नहीं बना तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। आईजीजी आपके एंटीबॉडी नहीं बना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोटेक्शन नहीं है। आईजीजी एंटीबॉडी इज ओनली एन इंडिकेशन कि आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी है। असली प्रोटेक्शन देगा जो इंटरनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का टेस्ट भारत में 2-4 जगह होता है, दिल्ली में होता है। वो असली पहचान है कि आपको कितनी एंटीबॉडी बनी है और कितना रोकेगी। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को देखना चाहिए। और जहाँ तक ये आईजीजी नहीं बनने के बाद भी मेरा विश्वास है कि न्यूट्रलाइजिंग टी सेल एंटीबॉडीज उसमें बनी है, लोगों का प्रोटेक्शन हुआ है। इसका सबूत यही है कि जिनको भी इंजेक्शन लगाया अभी तक हमने नहीं सुना कि कोई भी सीरियस हुआ होगा। एंटीबॉडी एक बार बन गया तो डेफिनेटली प्रोटेक्ट टू एन एक्सटेंट। तो असली तो हमको जान बचाना मुख्य उद्देश्य है, बाकी तो थोड़ा बहुत फ्लू यदि होता भी रहता है तो आई थिंक वी कैन बियर विद इट। इतने सारे फ्लू से हम लोग बियर कर रहे हैं, एक फ्लू और बियर कर लेंगे। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी। सर, वैक्सीनेशन लगने के बाद किस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उन साइड इफ़ेक्ट से क्या डरने की भी ज़रूरत है क्या? आई डोंट थिंक डरने की ज़रूरत है। साइड इफेक्ट नॉर्मल, कुछ तो इंजेक्शन की वजह से होता है, खाली कोई भी इंजेक्शन लगाइए उसकी वजह से पेन होगा, रैश इरिथेमा बन जाता है, उसके बाद थोड़ा सा फीवर हो सकता है, कोई इंजेक्शन लगाएं तो होगा। तो इसी तरह का है, फीवर कई बार 2-3 दिन तक चल सकता है और कभी कभी वो 101, 102 तक भी जाता है कुछ केसेस में। बट दैट इज जनरली फीवर 3-4-5 दिन में इट सेटल्स डाउन इन सम केसेस। हर एक को नहीं होता है, कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को कोई कुछ नहीं होता है। जिसको होता भी है तो बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आई डोंट थिंक। ख़ास तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं या कम उम्र के बच्चे हैं, उनको इस दौरान कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक है पहले वाले चरण से? ये आपने बहुत पिछले वायरस में हमने ये देखा था कि बच्चों को अफेक्ट नहीं करता था, इवन गर्भ अफेक्ट नहीं होते थे, वो लोग पॉजिटिव रहते थे लेकिन कुछ सिम्टम्स नहीं आता था। अब जो स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन में बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं, यंग एडल्ट अफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए सावधानी अब बच्चों के लेवल पे भी लेना जरूरी हो गया। जो हम पहले सोच रहे थे स्कूल खोल भी देते हैं तो कि बहुत समस्या नहीं होगी कि बच्चों को इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन अब वो बात नहीं है। प्रिकॉशंस के बारे में जहाँ तक सवाल है, बच्चे हो चाहे कोई भी हो, मेरा मानना है एक है सबसे बड़ी चीज़, ये वायरस इस तरह के जो भी इन्फेक्शन है वायरस, ये वायरस हो चाहे दूसरे वायरस में फ्लू हो, क्लोज्ड एरिया में बंद कमरे में ज़्यादा लोग बैठे होंगे, सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ फैलने की है बनिस्बत के खुले में। और यही कारण है कई लोग तरह तरह की बात करते हैं कि साहब वहाँ इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ क्यों नहीं फैल रहा है। इलेक्शन की रिलीफ खुले में होती है, खुले में वायरस के फैलने की संभावना बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बंद कमरा। बंद कमरा सबसे तेज, बंद कमरे में 4 लोग बैठे हैं और 4 घंटे तक बैठे हैं, कोई इन्फेक्टेड है उसमें डिस्टेंस। और ख़ास तौर से आप देख रहे होंगे मेरे कमरे में एसी नहीं लगाया है मैंने, वो कूलर इज़ वेरी गुड, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कूलर का सबसे एडवांटेज ये है कि बाहर की हवा को अंदर भेजता है बार बार। हम चारों में से एक आदमी अभी कोई इन्फेक्टेड होगा भी, आप कुछ वायरस या छोड़ भी देंगे तो देखिए कमरे का साइज़, तो कूलर विल ब्रिंग फ्रेश एयर इन, तो ये कमरे का हवा बहता रहेगा। तो एसी को छोड़ के लोग कूलर के कल्चर पे वापस लौट आए। मुझे तो लगता है कूलर कल्चर वापस लौट आए। और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, जो लिफ्ट था पहले, एलिवेटर्स, पहले वो ग्रिड वाला लिफ्ट आता था, आपको याद होगा, वो जाली लगी रहती थी, दैट इज़ फार बेटर देन ये वाला लिफ्ट। ये लिफ्ट लगभग 24 घंटे बंद ही रहता है। ये लिफ्ट कब खुलता है? जब कोई चल रहा है उतर रहा है, बाकी सब 24 घंटे बंद रहता है। एक्चुअली क्या कैसे रिएक्ट करे गलती में ना हमें नहीं मालूम, नया वायरस है ये, लेकिन डेफिनेटली जो वायरसेस हैं पिछले जो और पुराने वायरसेस हैं, उन वायरसेस ने गर्भवती के दौरान फीटस को भी अफेक्ट किया है, बच्चे को भी अफेक्ट किया है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सावधानी लेने की सख्त ज़रूरत है। अतिरिक्त सावधानी के नाम पे बहुत कुछ नहीं करना है। डोंट गो टू पब्लिक प्लेस। घर में एक कमरे में 4-6 लोग ना बैठें, वेंटिलेटर रखें, खिड़की जितना खुला रहे,
रात के टाइम, रात को ख़ास तौर से एसी ऑन करके हम लोग सोते हैं, और हाँ, उसको कंप्रेसर को बचाने के लिए और बिजली को बचाने के लिए दरवाजे खिड़कियाँ टाइटली बंद करते हैं, वो बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। वेंटिलेटेड एरिया में रहिए, और कूलर की हवा में ठीक है थोड़ा सा बियर करिए, लेकिन पहले के लोग तो पंखा भी नहीं था तो भी स्वस्थ थे, तो आई थिंक वी कैन डू विद दैट। हवा रखिए, प्रिवेंट करने का बेस्ट तरीका है सिर्फ खुली जगह। ट्रेन में सफ़र करें तो प्रीफर सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास में बहुत बढ़िया हवा आती है। धूप में मत करें, लू लग जाएगी। ट्रेन में सफ़र शाम शाम को करें, करना जरूरी हुई हो तो बचना चाहिए। कार में मैं आता हूँ ये बिलासपुर से, हम एसी नहीं चलाते हैं, भाई तो लू लगने का रिस्क लेते हैं, लेकिन हम खिड़की खोल के चलते हैं कि नेवर नो हम तीनों में से कौन पॉजिटिव है, ड्राइवर है, मैं कोई और है। तो इट इज़ ऑलवेज ये प्रिकॉशंस लें। यदि हम बंद एटमॉस्फेयर से बचें तो इसका खतरा बहुत कुछ कम हो सकता है। वैक्सीन की जो है खेप कमी की भी बातें अब निकल के सामने आ रही है कि वैक्सीन की संख्या काफ़ी कम हो गई है और लोग वापस लौट रहे हैं वैक्सीनेशन केंद्रों से। मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में, कोरबा में पता करता हूँ मैं। अदरवाइज वैक्सीन सप्लाई हमारे पास कम नहीं होनी चाहिए, हम तो खुद बांट रहे हैं दूसरे देशों को। थोड़ी बहुत कभी कोई सप्लाई चेन में शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, ऐसा सप्लाई मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। वैसे मुझे इसकी जानकारी नहीं, मैं चेक हमारे यहाँ का सिस्टर वैक्सीन क्या पोजीशन। एक और अंतिम सवाल लेंगे आपसे सर, अभी तो 45+ वालों को ही लग रहा है, तो ऐसी कोई संभावना आप लोगों की बात चूँकि होती होगी हायर ऑफिशियल्स से, 45 से जो कम उम्र वाले हैं उस कैटेगरी को कब तक वैक्सीन मिल सकता है? वो कब तक तो कहना मुश्किल है, बिकॉज केंद्र सरकार में से बहुत सारी चीज़ों को देखे, लेकिन मेरे ख्याल से यथाशीघ्र 60 से 45 किया है, 45 से नीचे करने में बहुत दिन नहीं लगेंगे। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर तो हो ही जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैक्सीन की बहुत सफिशिएंट सप्लाई, और भी वैक्सीन आ रही है हमारे पास, स्पुतनिक भी आ रही है, और 2-3 और वैक्सीन आने वाली हैं। एक दिन मैं सुन रहा था कोई माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बताया था 5-6 वैक्सीन, तो वैक्सीन की कमी नहीं होगी, 1-8 महीने में इट विल सेटल डाउन। ओनली थिंग कि हमको अभी बचा के रखना है। अभी ये पीक की तरफ बढ़ रहा है। अप्रैल में, सम टाइम इन अप्रैल, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है 15 से 30 अप्रैल के बीच में किसी समय इसमें पीक आएगा। हमने अभी अपनी प्रिकॉशंस ले लिए अगले 20-25 दिन, तो बहुत बड़ी समस्या से बच गया समझिए, क्योंकि पीक में आप नहीं फंसे। अब पीक के बाद आपको 2 महीने और फिर तो कम होता जाएगा, कम प्रिकॉशन की जरूरत है, कम रिस्क है। अभी रिस्क सबसे ज़्यादा है, आज से लेकर के समझिए 25 अप्रैल तक, अब 20, जब तक पीक नहीं आ जाता है, ये पीरियड सबसे रिस्क का पीरियड है। सबसे रिस्क पीरियड को उत्तर ध्यान दें, उसके बाद रिस्क कम होता जाएगा, तो वी कैन डू इट। हम बात कर रहे थे वाईडी बड़गैया साहब से, गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज कोरबा का है इसके डीन है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी का जो वर्तमान समय है, अभी से लेकर के 25 अप्रैल तक का, ये सबसे पीक समय है कोरोना वायरस के फैलने के लिए। तो इस समय अतिरिक्त सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी है, और वैक्सीन की भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। भारत सरकार के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन मौजूद है, और बहुत जल्द ही 45 से कम उम्र वालों को भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। राजकुमार शाह, ETV भारत, कोरबा।